दोस्तों शिवाजी कॉलेज में 11 अक्टूबर को असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट के इसमें कई सारा कंफ्यूजन था कि इसका सिलेक्शन प्रोसेसर एक्चुअली क्या होगा, बहुत सारे डाउट थे। तो अलग अलग स्टूडेंट ने हमारे पास बहुत सारे मैसेज किए थे। तो ऐसे स्टूडेंट के डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। बेसिकली ऑन डिमांड ये वीडियो बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर ले देकर बात यह है। तो अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में पहले से पता है, क्योंकि 11 अक्टूबर को ये वैकेंसी आई है और आपको ए टू जेड सारे नॉलेज है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके किसी भी प्रकार के सिलेक्शन प्रोसेसर में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, नंबर ऑफ वैकेंसीज में किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। और अगर आप न्यू स्टूडेंट है और आपको बिल्कुल भी अभी पता नहीं है वैकेंसी के बारे में, तब भी आप इस वीडियो को देखिए। और सपोज करो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है इसके लिए, तब भी आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि जब कॉलेज लेक्चर के फॉर्म निकलते हैं इस प्रकार के, तो उनमें क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, कौन उनमें अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो एक नॉलेज आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। तो उसके पर्पज से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप शिवाजी कॉलेज की वेबसाइट को ओपन करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको ये पेज इस तरह से दिखाई देगा। इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको नोटिस का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर जो जनरल का ऑप्शन है देख सकते हो, इस पर को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ये वाला पेज यहाँ पर ओपन होगा। इसको जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 11 अक्टूबर को ये असिस्टेंट प्रोफेसर का आया था। ठीक है, इसमें नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगी, पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो आपको बता देते हैं ये 11 अक्टूबर का है, 11 अक्टूबर का है नोटिफिकेशन। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है। ध्यान देना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, ऐसा नहीं टेम्परेरी साल 2 साल के लिए आपको लगाएंगे, परमानेंट है। जिसका जो पे इसके लिए काफी ज्यादा है, 57,700 से 1,82,400 इसकी सैलरी रहेगी। तो आप स्टार्टिंग में भी मिनिमम सैलरी देखोगे तो वो 60-70 हजार से ऊपर जाएगी शुरुआत से ही। तो सैलरी काफी ज्यादा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसका फॉर्म कैसे भरोगे, कहां से भरोगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको लिंक दे रखा है, ये वाला लिंक। इसी लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर आप ये जो कॉलेज की वेबसाइट है इसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हो, या इस लिंक के थ्रू फॉर्म भरोगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ये फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला फॉर्म। ठीक है, अब जब आप न्यू कैंडिडेट है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, अपनी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी। फाइनली रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी ये आगे का प्रोसेस होगा आपको पता चल ही जाएगा यहाँ से। और जब दोबारा आप लॉगिन कर देखना चाहते हो, आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो यहाँ से आप लॉगिन करके अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो ना। तो ये तो बेसिक आपको पता चल गया कि फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, कैसे भरना है। अब बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो हम देख सकते हो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि किसके लिए कितनी सीट निकली। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये 11 अक्टूबर को आई थी और इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप 7 नवंबर तक भर सकते हो। 7 नवंबर तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। या फिर आप देख सकते हो जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज होती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब ये वैकेंसी आई है उसके लास्ट 2 वीक तक ये एलिजिबल रहेगा। मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज जब भी आई है, जहां पर भी वैकेंसी दी है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, ठीक है, आप देख लेना उसके लास्ट 2 वीक तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आप उसको छोड़ो, उसके चक्कर में क्यों पड़ते हो। आपको तो 7/11/2022 7 नवंबर तक ये फॉर्म भर देना है, यूं मान के चलो। ठीक है, अब वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी वगैरह, इनमें वैकेंसी यहाँ पर निकली है ना। जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले ले, जैसे अपन केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री की टोटल 10 पोस्ट निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसको यहाँ पर कैटेगराइज भी कर रखा है, जैसे अनरिजर्व्ड में यहाँ पर 2 पोस्ट है, ओबीसी की यहाँ पर 3 है, एससी की 2, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 3 पोस्ट है ना। और जो पीडी कैटेगरी है उसकी भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। इस तरह से आप बाकी सब्जेक्ट का भी यहाँ पर देख सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट को इस तरह से यहाँ पर बता रखा है। और ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक पोस्ट यहाँ पर बैकलॉग के भी दे रखे, बैकलॉग के भी दे रखे एसटी कैटेगरी में, आप देख सकते हो। अब बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता। ये तो सेम इंफॉर्मेशन है, हिंदी में यहाँ पर दे रखे, पहले इंग्लिश में दे रखे थे।
अपन बात करें बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके एमएससी में मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। कितने? 55%। हालांकि इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, आगे इंफॉर्मेशन आएगी कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट हो, ओबीसी हो सकता है, एससी एसटी के कैंडिडेट हो सकता है, या फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में 5% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब अगर आपके 50% भी है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आपके एक तो मास्टर डिग्री में कितने? 55% मार्क्स चाहिए, साथ के साथ आपके नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, मतलब आप एलिजिबल है ये फॉर्म भरने के लिए। या दूसरी बात यह है कि आपने किसी फॉरेनर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रखी है, और जिस इंस्टीट्यूट से आपने पीएचडी करी है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। आप देख सकते हो जहां से आपने पीएचडी कर रखी है वो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, और जिसकी रैंकिंग किसने दी है, इंस्टीट्यूट के नाम दे रखे हैं, यहाँ पर आप पढ़कर देख सकते हैं, उनकी रैंकिंग में 500 की कैटेगरी में आती है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। उस कंडीशन में फिर आपके नेट क्वालिफिकेशन होना यहाँ पर जरूरी नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। दूसरा, अब ये तो हो गया फॉरेनर यूनिवर्सिटी की। अगर मान लो आपने यहां से भी पीएचडी कर रखी है, अपने इंडियन यूनिवर्सिटी से है ना, या कॉलेज से पीएचडी कर रखी है, और वो जो यूजीसी के 2009 2016 के रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। फिर भी आपको नेट क्वालिफाई होना यहाँ पर जरूरी नहीं है। आगे इंस्ट्रक्शन में सारी बातें दे रखी है, तो आई थिंक ये चीज आपके समझ में आई गई होगी। अब ये वो चीज लिखी हुई है यहाँ पर, सारी के सारे जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी कॉलेज से या कहीं से पीएचडी कंप्लीट कर रखी है और वो रूल रेगुलेशन के अंदर आती है, किसमें? यूजीसी के जो 2009 का या 2016 का रूल रेगुलेशन के अंदर आती है, या फिर 2009 से पहले का भी केस है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपके नेट क्वालिफाई होना यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक की तो सारी इंफॉर्मेशन आपके समझ में आई गई होगी। आगे और भी इसकी बात कर लेते हैं फिर। अच्छा, इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म का भी फीस का भी दे रखा है। एप्लीकेशन फीस का मैं एप्लीकेशन फीस का डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 आपकी रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, और जिसमें चलो इसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस कहाँ पर दे रखी है? ये फॉर्म भरने के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 है। 500 यहाँ पर है, जो किसके लिए? अनरिजर्व है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। और इसके अलावा जो बाकी कैटेगरी बचती है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जैसे इसमें एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी आ गया, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं होगी। अब बात करें अपन इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया की या शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें, किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग आपकी की जाएगी यहाँ पर। इसके अंदर यहाँ से चलो कैंडिडेट को किस तरह से शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर किया जाएगा उसकी बात करें। देखो यहाँ पर क्या है कि आपका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, उसके बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और बाद में इंटरव्यू होगा। तो पहले तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पर देखा जाएगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और फाइनली उसी के बेसिस पर फिर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैसे चेक करेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड को। देखो ग्रेजुएशन में क्या है कि अगर आपके 80% से ज्यादा है तो आपके 21 नंबर काउंट होंगे, और 60 से 80% है तो आपके 19 नंबर काउंट होंगे, और 55 से 60 नंबर है परसेंट है तो आपके 16 नंबर काउंट होंगे, और 45 से 55% है तो आपके 10 नंबर काउंट होंगे। बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 80 से ज्यादा परसेंट होने पर 25 नंबर, 60 से 80 होने पर 23 नंबर, यहाँ पर 55 से अगर 60% है तो 20 नंबर काउंट होंगे। इसमें क्या है कि जो 55% के लिमिट है वो आपको पता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, और ओबीसी क्रिमिलेयर के केस में है। बाकी में जिसमें एससी एसटी या ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के अंदर छूट दी गई है तो वो 55% वाले 50% वाले भी एलिजिबल है। मास्टर डिग्री में 50% है तब भी आप एलिजिबल होगा, मतलब 50% से 60% वाले के फिर 20 नंबर काउंट होंगे, और जिनको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन नहीं है वो 55 से 60% वाले को 20 नंबर यहाँ पर काउंट होंगे। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि एमफिल एमटेक और एलएलएम एमएड वगैरह ये दे रखा है, तो 60% से ऊपर होने पर आपके 7 नंबर काउंट किए जाएंगे, और 55% से कम होने पर 55 से 60% होने पर आपके 5 नंबर यहाँ पर काउंट किए जाएंगे।
यहाँ पर पीएचडी के यहाँ पर 25 नंबर काउंट किए जाएंगे। अब सपोज करो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पीएचडी भी कर रखी है और एमफिल वगैरह भी कर रखी है, तो आप ऐसे केस में ध्यान देना, आपके फिर मैक्सिमम 25 नंबर ही काउंट किए जाएंगे। फिर ऐसा नहीं कि एमफिल के अलग से काउंट किए जाएंगे, इसके अलग से काउंट किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 25 नंबर काउंट किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपके काउंट नहीं किए जाएंगे, विशेष तौर पर ये ध्यान रखना। अब आपके अगर जेआरएफ क्वालिफाई है तो आपके 10 नंबर काउंट होंगे, और नेट क्वालिफाई है तो आपके 8 नंबर काउंट होंगे। तो यहाँ पर भी दोनों में से एक हो गया, जेआरएफ है तो 10 काउंट हो जाएंगे, नेट है तो 8 नंबर काउंट हो जाएंगे। रिसर्च पेपर जो आपने पब्लिश किए होंगे आपके पीएचडी के दौरान, एमफिल के दौरान, प्रत्येक रिसर्च पेपर के 2 नंबर यहाँ पर काउंट होंगे, तो मैक्सिमम 3 रिसर्च पेपर के 6 नंबर काउंट हो सकते हैं। अब आपने अगर 10 रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर रखे तब भी मैक्सिमम 6 ही नंबर काउंट होंगे, उससे ज्यादा यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस का काउंट होगा, प्रत्येक ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस का 2 नंबर काउंट होंगे। अगर 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर काउंट हो जाएंगे। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है तब भी मैक्सिमम 10 ही नंबर काउंट होंगे, 10 से ज्यादा नहीं होंगे। तो टीचिंग एक्सपीरियंस का मैक्सिमम 10 नंबर काउंट होंगे, और मान लो आपका 1 ही साल का एक्सपीरियंस है तो आपके 2 नंबर यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। अब आपके पास कोई इंटरनेशनल अवार्ड है तो आपको 3 नंबर उसके मिल जाएंगे, और अगर यहाँ पर स्टेट लेवल का अवार्ड है तो उसके 2 नंबर मिल जाएंगे। अब सपोज करो किसी स्टूडेंट के पास स्टेट लेवल अवार्ड भी है और इंटरनेशनल भी है, तो भाई मैक्सिमम 3 ही नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं 3 और 2 5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखना। तो इन्हीं चीजों को समराइज करके यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर देखो एमफिल, एमटेक, पीएचडी वगैरह सबके मिलाकर मैक्सिमम कितने 25 नंबर मिल सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही बात समझाई थी। इसी तरह से नेट जेआरएफ के 10 नंबर है और मैक्सिमम 10 नंबर, केवल नेट है तो 8 नंबर हो जाएंगे और जेआरएफ पे तो 10 नंबर हो जाएंगे। और जो अवार्ड है उसके मैक्सिमम 3 नंबर हो सकते हैं। स्टेट लेवल है तो 2 नंबर और नेशनल लेवल है तो 3 नंबर, मैक्सिमम 3, दोनों भी होंगे तब भी 3 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो एकेडमिक स्कोर का यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 84 मार्क्स हो जाते हैं, और यहाँ पर आप रिसर्च पब्लिकेशन के देखते हो तो 6 नंबर हो जाते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस का देखते हो तो मैक्सिमम 10 नंबर होते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल काउंटिंग होगी वो 100 मार्क्स की होगी। टोटल कितने की होगी? 100 मार्क्स की। अब आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो ऊपर बताया था वो किस प्रकार का है, अगर वो सब में टॉप 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 आप आते जा रहे हो तो आपके मैक्सिमम 100 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी में आपके परसेंट कम है या फिर रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास कम है, जो भी है, तो उस कंडीशन में आपके 100 नंबर से यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस रिकॉर्ड के बेसिस पर आपके कितने मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पर स्टूडेंट की यहाँ पर स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनकी एक रैंकिंग लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। अब जिन स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फिर इंटरव्यू में आपके परफॉर्मेंस कैसे रहते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा फिर इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो आई थिंक सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक पॉइंट नीचे की तरफ और दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, अगर मान लो आपके मार्क्स बराबर आ जाते हैं, जैसे 2 स्टूडेंट के 90 नंबर आ गए, यहाँ पर कैलकुलेशन में 90 नंबर आ गए, तो फिर उसको कंसिडर किया जाएगा जिसके ज्यादा मार्क्स है, सॉरी जिसके एमएससी में ज्यादा मार्क्स है, मतलब एमएससी में जिसके ज्यादा है फिर उसको काउंट किया जाएगा। ये आपके आगे इंस्ट्रक्शन में ये बात बता रखी। तो आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन आपके पता चल गई होगी, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, A to Z आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, वहां पर हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।